प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं काव्य प्रकाश के अनुसार अलंकारों का। आज की इस कक्षा में हम लोग अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे, लेकिन इसका अध्ययन प्रारंभ करने से पहले एक पंक्ति में समझ लेते हैं कि आज की कक्षा में किन किन विषयों पर अध्ययन करेंगे। तो अनुप्रास अलंकार के दोनों भेद, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। छेकानुप्रास का परिभाषा और उदाहरण को देखेंगे, वृत्त्यानुप्रास के परिभाषा और उदाहरण को देखेंगे, और साथ में ही वृत्ति किसको कहते हैं, इस वृत्ति के अन्य और कौन कौन से नाम हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, इन सबको के क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे, उन सभी पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और साथ ही परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा होती रहेगी। ठीक है मित्रों, तो आइए हम लोग अनुप्रास अलंकार को प्रारंभ करते हैं। आचार्य मम्मट सूत्र संख्या 103 में लिखते हैं, इसका लक्षण, किसका, अनुप्रास अलंकार का लक्षण कह ले, परिभाषा कह ले, वर्ण साम्यम अनुप्रासः। वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्ण की समानता को अनुप्रास कहते हैं, है ना। अब यहां पर फिर वृत्ति में लिखते हैं, मैंने वृत्ति को नहीं लिखा है, लेकिन वृत्ति को अर्थ समझ लेते हैं। वर्ण की साम्यम, वर्ण की समानता का अभिप्राय किससे है, स्वर से है या फिर व्यंजन से है, किसके वर्ण की समानता। तो आचार्य मम्मट अपने वृत्ति में लिखते हैं कि व्यंजन की समानता। अगर स्वर क्या है, असमान है, स्वर क्या है, असमान है, और व्यंजन क्या है, समान है, तो भी वह अनुप्रास अलंकार होगा, है ना। इसके समानता की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो उत्तम, अति उत्तम। लेकिन हमें व्यंजन के समान होने की आवश्यकता है। जब व्यंजन वर्ण की समानता, व्यंजन वर्णों की जहां पर समानता होगी वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये इसका अर्थ हुआ। अब आगे देखते हैं हम लोग, यह अनुप्रास कितने प्रकार का होता है। यह अनुप्रास देखिए दो प्रकार का होता है, कहते हैं छेक वृत्ति गतो द्विधा, है ना। यह अनुप्रास दो प्रकार का होता है, छेकगत और वृत्तिगत। गत यहां पर दोनों के लिए आया है, अर्थात पहला क्या होगा, छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, और दूसरा वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। इस प्रकार से यह अनुप्रास दो प्रकार का हो जाता है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले छेकानुप्रास का अध्ययन करेंगे, है ना, उसके बाद वृत्त्यानुप्रास को देखा जाएगा। अब देखिए छेकानुप्रास का यह परिभाषा देते हैं, यह किसका है, छेकानुप्रास का। यह बार बार परीक्षाओं में पूछता भी है ना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इससे हम लोग ध्यान देंगे। अच्छा, यहां पर भी हम लोग जो ध्यान देंगे, अगर यह तो परीक्षाओं में पूछा ही है, मान लेते इस बार अगर घुमा करके इस तरह से अगर पूछ दिया परीक्षा में कि वर्ण साम्यम में यहां पर वर्ण की समानता से किसको अभिप्रेय है, स्वर से, व्यंजन से, उस इस प्रकार से अगर ऑप्शन दे दे तो किसका अभिप्राय है, वर्ण व्यंजन वर्णों की समानता होनी चाहिए, स्वर का कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आइए हम लोग छेकानुप्रास का इस परिभाषा को देखते हैं। कह रहे हैं छेकानुप्रास कहां होता है, सो अनेकस्य सकृत पूर्वः। सकृत पूर्वः, सकृत मतलब होता है एक बार, यह याद रखेंगे। सकृत मतलब होता है एक बार, अनेकस्य माने अनेक वर्णों की, अनेक वर्णों की, है ना, अनेक वर्णों की जब एक बार आवृत्ति हो, अनेक वर्ण, अर्थात जैसे हम कह ले क हो, घ हो, प हो, इसकी बस एक एक बार ही आवृत्ति होगी। अनेक वर्ण हो गए लेकिन आवृत्ति एक ही बार होगी, दोबारा आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अनेक वर्णों की जब आवृत्ति एक बार हो तब पूर्व, पूर्व माने पहला या प्रथम, तो वह प्रथम प्रकार का अनुप्रास होगा। तो इसमें प्रथम प्रकार का अनुप्रास कौन है, छेकानुप्रास। देखिए पहला यह है, दूसरा वृत्तिगत है, तो पूर्व का अर्थ होगा यहां पर प्रथम। तो जहां पर अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है वह प्रथम पूर्व, वह प्रथम प्रकार का अनुप्रास है, अर्थात छेकानुप्रास है। यह इसका परिभाषा हो गया। अब आइए हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं।
इसका उदाहरण है, पहले उदाहरण का एक बार पाठ कर लेते हैं, सरल सा है बिल्कुल। ततो रूढ़ परिस्पंद मंदी कृत वपुः शशि दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम, है ना, यह इसका उदाहरण है। अब इसके पहले हम लोग जो घटित हो रहा है अनेक वर्णों की आवृत्ति, पहले इसको देख लेते, फिर इसके एक बार अर्थ को भी देख लेंगे ताकि ये श्लोक दिमाग में स्मरण में बना रहेगा। देखिए यहां पर अब हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, किसकी आवृत्ति, देखिए नाद, नाद और फिर नाद, यहां पर देखिए दोनों की आवृत्ति एक बार न की हुई है, एक बार द की हुई है, फिर एक बार न की हुई, एक बार द की हुई है। यहां पर एक वर्णों की आवृत्ति एक ही बार हुई, न यहां पर एक बार आया है, फिर एक बार यहां, फिर आपको कहीं भी न दिखाई नहीं देगा, कहीं पे दिखाई पड़ रहा है नहीं, अर्थात न की आवृत्ति भी बस एक बार हुई है और द की आवृत्ति भी बस एक बार हुई है। अब इसके बाद देखेंगे गंड पांडुताम, यहां पर देखिए ये जो अड़ा है इसकी भी आवृत्ति महज एक बार हुई है और उसके बाद जो ड है इसकी भी आवृत्ति बस एक बार हुई है। तो इन न, द, ड़ और ड इनकी आवृत्ति देखिए एक एक बार हुई है बस। तो इस प्रकार से यह कौन सा अनुप्रास हुआ, छह का अनुप्रास का उदाहरण हुआ। ठीक, यह बार बार मित्रों परीक्षाओं में पूछता है, तो हमें इस उदाहरण को स्मरण रखे रहना है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा एक बार अर्थ भी देख लेते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है लेकिन देख लेते हैं, स्मरण में बना रहेगा। ततो अरुण, ततो अरुण अर्थात अरुण मने लाल, यानी कि सूर्य का सारथी अरुण उनको कहते हैं। तो सूर्य का सारथी जो अरुण है, परिस्पंदन मतलब संचरण करते हुए, गतिशील करते हुए अब आ रहे हैं। सूर्य का सारथी अरुण, अब वह सुबह का समय है, अब वह संचरण करते हुए, गति परिस्पंदन करते हुए उदित हो रहे हैं। और उसके बाद मंदी, मंदी मतलब क्या होता है, मलिन, मंदी मतलब मलिन पड़ गया है, कृत वपुः माने शरीर, और शशि मतलब चंद्रमा का, तो चंद्रमा का शरीर मलिन हो गया है। स्वाभाविक सी बात है, जब सूर्य उदय होंगे तो चंद्रमा उस समय यदि होता है आकाश में तो मलिन पड़ जाता है। वह उस चंद्रमा का शरीर मलिनता को दध्रे मने धारण कर लिया है, दध्रे अर्थात धारण कर लिया है। तो अर्थ क्या हो जाएगा कि जब अरुण सूर्य का सारथी अरुण आकाश में परिस्पंदन करते हुए अर्थात संचरण करते हुए उदित हो रहे हैं, उस समय चंद्रमा का शरीर मलिनता को धारण कर लिया है। और किस प्रकार से मलिनता को धारण कर लिया है, अब बताते हैं। काम परीक्षाम, काम से परीक्षण हुए, काम से परीक्षण हुए, काम क्रीड़ा में रति क्रीड़ा से थके हुए, कामिनी के गंड, गंड अर्थात कपोल, कामिनी के कपोल अर्थात गाल, कपोलों के समान पांडुताम को धारण कर लिया है। जैसे ये कामिनी होती है, रति क्रीड़ा से थक जाने पर, परीक्षाम हो जाने पर उसके जो कपोल हैं पांडुताम को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से यह चंद्रमा का शरीर भी मलिन यानी पंडुता को दध्रे मने धारण कर लिया है, जब सूर्य का सारथी अरुण आकाश में उदय हो रहा है। तो यह इसका अर्थ हुआ, यह उदाहरण हुआ। अब यह छह का अनुप्रास आप लोगों का पूरा हो गया, कंप्लीट। अब हम लोग वृत्त्यानुप्रास दूसरे वाले को परिभाषा और उदाहरण देखेंगे, और यहीं से अब हम लोग थोड़ा वृत्ति और इनके किन किन नामों से जानते हैं। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं, पहले इसको साफ करके लिख लेते हैं। अब आइए हम लोग वृत्त्यानुप्रास के परिभाषा को समझते हैं, तत्पश्चात इन सबों को भी समझा जाएगा। तो वृत्त्यानुप्रास के परिभाषा के लिए आचार्य मम्मट सूत्र संख्या 106 पर लिखते हैं, एकस्याप्य सकृत परः, एकस्याप्य सकृत परः। इसका हम लोग देखिए विच्छेद कर लेते हैं, एकस्य, फिर कहते हैं अपि, फिर कहते हैं असकृत, असकृत, फिर कहते हैं परः। यह हम लोग विच्छेद कर लेते हैं, है ना। तो कहते हैं एकस्य मतलब एक वर्ण, एकस्य अर्थात सीधे सीधे कहने एक वर्ण,
अपि जो यहां पर आया है, अपि असकृत परः, तो अपि का मतलब होता है अनेक। यहां पर जब हम अर्थ लगाएंगे सूत्र में इनके, तो अर्थ होगा अनेक, यानी कि एक वर्ण चाहे अनेक वर्ण। अब असकृत, असकृत मतलब बार बार, बार बार। अब देखिए वहां पर हम लोग छह का अनुप्रास में सकृत पढ़े थे। सकृत मीन्स एक बार, असकृत मीन्स बार बार। तो बार बार आए तो परह मतलब दूसरा वाला अनुप्रास होता है। दूसरा वाला अनुप्रास कौन है? वृत्त्यानुप्रास। पहला था छेकानुप्रास, दूसरा वाला कौन है? वृत्त्यानुप्रास। अब आ गई बातें समझ में। अर्थात अब ये सूत्र का अर्थ देख लीजिए, एक वर्ण या अनेक वर्ण वह बार बार आवे, बार बार आवे तो दूसरा वाला अनुप्रास होता है, अर्थात वृत्त्यानुप्रास होता है। अब यहीं पर छेकानुप्रास से भी एक बार भेद कर लेते हैं। देखिए छेकानुप्रास में क्या था, जैसे कि यहां पे देख लेते हैं। छेकानुप्रास में क्या था कि यह क वर्ण है तो यह एक ही बार आएगा, यह ग वर्ण है तो यह भी एक ही बार आएगा। एक वर्ण एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा, जैसा कि हम लोगों ने उदाहरण में देखा। यह छेकानुप्रास का। लेकिन वृत्त्यानुप्रास में क्या है कि यह क वर्ण है तो एक बार नहीं बार बार आएगा, ग है तो यह भी एक बार नहीं कई बार आएगा। एक या ऐसा भी नहीं है इसमें बाउंडेशन कि एक वर्ण एक बार बार आए, दूसरा नहीं। कहने का तात्पर्य एक हो चाहे एक वर्ण हो चाहे अनेक वर्ण हो, वह बार बार आवे। तो जब बार बार आएगा इस तरह से, तब वृत्त्यानुप्रास, और बस एक बार आकर के रह जाएगा, तब कौन सा अनुप्रास हो जाएगा? छेकानुप्रास। अब इस तरह से यदि हम समझे रहेंगे तो परीक्षा में भी किसी तरह से घुमा फिरा करके पूछे, हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक, अब आइए इसको उदाहरणों को देखते हैं। लेकिन आचार्य मम्मट उदाहरण को देने से पहले ये जो वृत्त्यानुप्रास में जो वृत्ति शब्द जो आया है ना, वृत्ति किसको कहते हैं, अब इस पर चर्चा वह करने लगते हैं कि पहले वृत्ति को समझ लेते हैं, तत्पश्चात हम इसका उदाहरण देंगे। तो जब वृत्ति को कहते हैं तो वह कहते हैं, चाहे वृत्ति कह लीजिए, रीति, मार्ग, संघटना, ये सभी समानार्थक शब्द हैं। यह सिर्फ विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, वह है एक ही। अब उसके लिए कहते हैं, उद्भट ने देखे वृत्ति कहा है। उद्भट ने इसको क्या कहा है? वृत्ति। तीन वृत्तियां होती हैं। उद्भट ने अपने काव्य अलंकार सार संग्रह में जो लिखे हैं, वह क्या लिखते हैं? उपनागरिका, परुषा और कोमला, यह इन्होंने नाम दिया है। ठीक, अब वामन ने क्या नाम दिया है? इसी वृत्ति को रीति कहते हैं। और जो यह उपनागरिका के लक्षण बताते हैं, वही वामन रीति के वैदर्भी का लक्षण बताते हैं। उपनागरिका वैदर्भी एक ही है, दोनों यह अलग अलग है नहीं, यह एक ही है। अब इसी को यह वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली कहते हैं। लक्षण सबके समान है। इसी को दंडी और कुंतक जब आते हैं तो इसको वृत्ति, रीति न कह करके मार्ग कहने लगते हैं। और मार्ग में यह तीन नाम देते हैं, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। बाकी सब समान है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख भी सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आनंदवर्धन आते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? संघटना। इसी को क्या कह देते हैं? ये संघटना। और इन्होंने इसको असमास, अल्प समास और दीर्घ समास तीन नाम दे देते हैं। तो यही आचार्य मम्मट का कहना था कि यह सभी समानार्थक हैं। हम वृत्ति कह ले, रीति, मार्ग, संघटना, कुछ भी कह ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके सब समान है। ये विद्वानों ने सिर्फ इसके नाम अलग अलग किए हैं। अब यहाँ एक का उपनागरिका, वैदर्भी कह ले, सुकुमार कह ले, चाहे समास कह ले, एक का लक्षण बताते हैं, फिर उसका उदाहरण देते हैं। तब हम लोग उपनागरिका का, परुषा का और कोमला का, इन तीनों का एक एक करके लक्षण समझेंगे और कैसे पहचानेंगे कि इसमें उपनागरिका या वैदर्भी रीति कैसे होती है। फिर कैसे पहचानेंगे कि इसमें गौड़ी ही है और पंचाली ही है, कैसे पहचानेंगे, इस सभी तथ्यों को आइए समझते हैं। ठीक, तो पहले इसको हम मिटा लेते हैं, इसके बाद इसका उदाहरण देखा जाए, इसका लक्षण। तो देखिए, कह रहे हैं, माधुर्य व्यंजकई वर्णई
रूप नागरिकोच्यते। कह रहे कि माधुर्य व्यंजक वर्णों से जो युक्त रचना होती है उसको उपनागरिकोच्यते, उपनागरिका कहते हैं, उसको उपनागरिका कहते हैं। अब देखिए यही उद्भट के मत में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, उद्भट के मत में यह उपनागरिका है ना, उपनागरिका है। और यही माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त जब हम कुंतक के मत में लेंगे, वामन के मत में लेंगे, तो रीति जब आ जाएगी तो यह कौन सी रीति हो जाएगी? वैदर्भी रीति, है ना। अब बातें समझ में आ गई कि माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त जो रचना होती है उसको हम उपनागरिका कहते हैं या फिर हम वैदर्भी रीति कहते हैं। ठीक, लेकिन अब बातें देखिए यहां पर यह फंसती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह माधुर्य व्यंजक है तो उपनागरिका होगी। तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम यह जानना होगा कि माधुर्य व्यंजक वर्ण होते कौन कौन से हैं। तो हम लोग देखिए माधुर्य व्यंजक वर्णों को जानते हैं, समझते हैं। पहले देखिए जो माधुर्य व्यंजक वर्ण का अर्थ होता है क से लेकर के म तक कितने वर्ण हो, जो स्पर्श वर्ण होते हैं यह सभी, जिस रचना में क से लेकर के म तक के स्पर्श वर्ण हो उनको, लेकिन उसमें क्या ना हो, ट और ये ठ, ड और ये ढ, इन चारों को छोड़ करके, और जब इसमें अड़ा शामिल रहेगा, अड़ा को ले सकते हैं लेकिन इनकी रचना में इनका प्रयोग नहीं करना है। माधुर्य व्यंजक वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखिए फिर से ध्यान सुनिए, क से लेकर के म तक स्पर्श वर्ण हो, लेकिन उसमें ट ठ ड ढ को हम लोग छोड़ देंगे और अड़ा को ले लेंगे, है ना। और उसके बाद कहते हैं कि हरस्व व्यवहित रेफ हो, हरस्व व्यवहित आपका क्या होना चाहिए? रेफ, अर्थात रकार होना चाहिए। और करें समास का अभाव हो या फिर अल्प समास हो, या फिर अल्प समास हो। अगर यह इतना है 2 3 4 5 इससे युक्त रचना को हम, ये सब माधुर्य व्यंजक होते हैं, और इससे युक्त रचना को हम उपनागरिका या फिर वैदर्भी रीति या फिर कह ले हम जो है कि सुकुमार मार्ग इत्यादि नामों से हम जानते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं। तो पहले उदाहरण को हम लिख लेते हैं, फिर इसको हम लोग उसमें घटा करके देखेंगे। अब देखिए ये रहा इसका वृत्यानुप्रास में माधुर्य व्यंजक के उपनागरिका का उदाहरण। अब इसमें हम लोग यह चीज सिद्ध करेंगे कि यह कैसे वैदर्भी रीति इसमें है या माधुर्य व्यंजक है, और कैसे इसमें वृत्यानुप्रास है। तो आइए समझते हैं। देखिए जैसा कि पहला बात हमने कहा था कि क से लेकर के म तक स्पर्श वर्ण हो इसमें, और ट ठ ड ढ नहीं होने चाहिए, अड़ हो सकते हैं। तो आप लोग इस उदाहरण में देख सकते हैं कि अनंग रंग प्रतिमम तदंग भंगी भिरंगी कृतमानतांग्याः कुर्वन्ति यूनाम सहसा यथैता स्वान्तानि शांता परिचिंतनानि। इसमें कहीं भी आपको ट ठ ड ढ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि यदि ट ठ ड ढ दिखाई पड़ गया मित्रों तो समझिए तब वह आपकी गौड़ी रीति हो जाती है, ये नहीं होने चाहिए। अच्छा, हर्ष व्यवहित रेप होना चाहिए, अल्प समास होना चाहिए, या फिर समास का भाव होना चाहिए, दीर्घ समास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि अल्प समास है, लंबे लंबे समास नहीं है। तो ये है, ये जितने हम लोगों ने देखा यह माधुर्य व्यंजक कहे जाते हैं। तो इसमें हमने यह देख लिया कि इन्हीं सभी वर्णों का प्रयोग है, अतएव इसमें माधुर्य व्यंजक वर्णों का प्रयोग हुआ है। इसलिए इसमें कौन सी रीति हो जाती है? उपनागरिका या फिर वृत्ति उपनागरिका होगी, रीति हमारी वैदर्भी हो जाएगी, मार्ग हमारा सुकुमार हो जाएगा, और संघटना अगर आनंदवर्धन के शब्दों में कहें तो इसमें जो है कि अल्प समास, यानी ना अल्प समास वाला हो जाएगा। ठीक, ये बात इसमें हो गई। अब देखते हैं इसमें वृत्यानुप्रास कैसे है। वृत्यानुप्रास का भी लक्षण हम लोग डेफिनेशन इसका देख चुके हैं। देखिए यहां पर
अंग रंग यहां पर दिख रहा है आप लोगों को ना, तो देखिए अंग की और उसके बाद अंग की यहां पर आवृत्ति है, 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 यानी अंग की कुल मिला के 1 2 3 4 बार आवृत्ति है ना। एक वर्ण की एक से अनेक बार आवृत्ति हुई है, ठीक। और अब यहां पर हम लोग देखते हैं ग का भी, ग की भी देखिए यहां पर आवृत्ति, यहां पर आवृत्ति, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और यहां पर भी एक बार आधा ग की आवृत्ति हुई है। अंग का भी देखिए यहां पर आवृत्ति है, अर्थात 5 बार हम अंग का कह सकते हैं। ग का भी 1 2 3 4 5 बार आवृत्ति ग का भी हुआ है। तो देखिए एक से अनेक वर्ण की आवृत्ति हुई है और एक से अनेक बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां पर वृत्त्यानुप्रास होगा। तो इस उदाहरण में मित्रों वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण है ये, और यह जो है आपके माधुर्य व्यंजक या उपनागरिका वैदर्भी रीति के वृत्त्यानुप्रास का यह उदाहरण है। आगे बातें समझ में, आगे भी देखिए न का त का, न का त का, न का त का, देख रहे हैं ना, न का यहां पर कितनी बार हुआ, 1 2 3 बार, त का भी 1 2 3 बार हुआ है वृत्ति। तो यहां पर हमारी कौन सा हम लोगों का अलंकार हो जाता है, वृत्त्यानुप्रास, ठीक। अब हम लोग अभी तो माधुर्य का देखें, अभी तो हम लोग अब वैदर्भी का यानी वैदर्भी का देख लिए, अब हम लोग जो है कि गौड़ी का देखेंगे और गौड़ी के उदाहरण को देखेंगे, समझेंगे। अब हम लोग आगे इसी वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत इस परुषावृत्ति को जानेंगे कि ये परुषावृत्ति है क्या। तो इसके लिए आचार्य मम्मट परिभाषा लिखते हैं, ओजः प्रकाशकस्तस्तु परुषा, कि ओज प्रकाशक वर्णों से युक्त वृत्ति को परुषावृत्ति कही जाती है। अर्थात परुषावृत्ति में ओज प्रकाशक वर्ण हुआ करते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट अध्ययन किया कि जो उपनागरिका वृत्ति थी वह किस वर्णों से युक्त होती है, माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त होती है, लेकिन जो परुषावृत्ति है यह ओज प्रकाशक वर्णों से युक्त होती है। और इसी को परुषावृत्ति कहते हैं कौन, उद्भट। और फिर इसी को ही वामन क्या कहते हैं, वामन के अगर मत में देखा जाएगा तो इसको गौड़ी रीति कहते हैं, है ना, इसी को गौड़ी रीति कहते हैं, ठीक। तो लेकिन अब प्रश्न यहां पर यह उठता है मित्रों कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह ओज प्रकाशक वर्ण है, क्योंकि जब हम यह पहचानेंगे कि ये ओज प्रकाशक वर्ण है तभी तो हम यह डिसाइड कर पाएंगे इसमें परुषावृत्ति है या फिर गौड़ी रीति है। तो ओज प्रकाशक वर्ण कौन कौन से हैं, आइए पहले हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ओज प्रकाशक वर्ण कब कहे जाते हैं, जब हम कोई पहले अक्षर के बाद दूसरा अक्षर लिखते हैं, जैसे कि हम क के बाद तुरंत ख आवे, यानी पहला के बाद दूसरा आवे, है ना, पहला अक्षर के बाद दूसरा अक्षर आ जाता है तो उसे हम ओज प्रकाशक वर्ण कहते हैं। तीसरे के बाद चौथा आए अर्थात ग के बाद घ आ जाए, अर्थात ग के बाद घ तुरंत आए तो यह ओज प्रकाशक वर्णों में आएगा ना। ये पहला हुआ कि 1 के बाद 2 आए, 3 के बाद 4 आए। और दूसरा क्रम यह है कि रेफ होना चाहिए। यह रेफ या तो फिर ऊपर हो नीचे हो, दोनों साइड हो तो भी चलेगा, या ऊपर हो नीचे हो। जैसे कि इसके उदाहरण में हम आप लोगों को भी समझा दे रहे हैं, यहां पर रेफ ऊपर नीचे का तात्पर्य जैसे हुआ कि द्रुम, है ना, द्रुम में देखिए यहां पर रेफ लगा हुआ है, और जैसे हम कर दें कार्य में देखिए रेफ ऊपर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से रेफ यानी र जो है या तो नीचे लगा हो या तो फिर ऊपर लगा हो, ठीक, ऐसी रचना हो तो उसको हम ओज प्रकाशक वर्ण या परुषावृत्ति कहेंगे। आगे देखिए तुल्य वर्ण होने चाहिए। तुल्य वर्ण का तात्पर्य हुआ कि जस्ट उसी का समानार्थी तुरंत आए। जैसे हम कह लें वित्त कह लें, है ना, वित्त, इस प्रकार से त देखिए 2 बार आया है ना, ये दोनों तुल्य समान वर्ण आए हुए हैं, ठीक। तो इस प्रकार से तुल्य वर्ण भी होने चाहिए, तब वह समझिए ओज प्रकाशक वर्ण है, परुषावृत्ति या गौड़ी रीति है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि सकार और शकार का प्रयोग होना चाहिए। सकार और
मूर्धन्य सकार का प्रयोग होना चाहिए। ठीक। और एक जरूरी बात यह भी है इसमें कि ट ठ ड ढ का प्रयोग होना चाहिए, अड़ा का नहीं। अड़ा का हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि अड़ा का प्रयोग वह आपके उपनागरिका वृत्ति में प्रयोग होता है, इसमें ट ठ ड ढ का प्रयोग होना चाहिए। आगे देखिए, आगे आपका जो है कि दीर्घ समास होना चाहिए, है ना, लंबे समास होना चाहिए, यानी कि दीर्घ समास से युक्त होना चाहिए, दीर्घ समास, दीर्घ समास से युक्त होना चाहिए। और इसमें इतने वर्णों से यदि युक्त है ना, इतने से, तो मान करके चलिए कि वह आपकी परुषा वृत्ति होगी और यह सब ओज प्रकाशक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, इसी ओज यानी परुषा वृत्ति और ओज प्रकाशक वर्णों से युक्त इसका रचना है और ये उदाहरण है। अब देखिएगा, अब इसमें हम लोग इस परुषा वृत्ति अर्थात गौड़ी रीति को घटाएंगे, घटनी चाहिए, उसके बाद फिर वृत्त्यानुप्रास को भी घटाएंगे। अब आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, यहां पर सर्वप्रथम हम लोग देखिए जो यह बात किए थे, क ख होना, क के बाद ख यानी 1 के बाद 2 आना चाहिए, 3 के बाद 4 आना चाहिए। तो ऐसे वर्ण देखिए, इच्छ आप लोगों को दिख रहा है, च छ, च के बाद देखिए छ आया है कि नहीं, च पहला अक्षर, छ दूसरा अक्षर है। ठीक। अब इसी प्रकार से इसमें देखिए आगे और है इसका एक ये रहा दर्पोधुर, है ना, दर्पोधुराराम। तो देखिए द कौन सा, त थ द, यह तीसरा अक्षर है, ध कौन सा अक्षर है, चौथा। तो देख रहे हैं ना, यहां पर पहला आया है, दूसरा आया है, तीसरा आया है, चौथा आया है। तो हमारा ये वाला जो इसमें घटित हो रहा है, अर्थात यह ओज प्रकाशक वर्णों से युक्त है, इसका मतलब इसमें परुषा वृत्ति है, गौड़ी रीति है। अब देखिए रेफ है, रेफ ऊपर नीचे आप लोगों को कहीं दिख रहा है कि नहीं, देखिए मूर्धा नाम रेफ है, ऊपर वाला रेफ है, ये उत्सर्पी है ना, उत्सर्पी इसमें भी देख रहे हैं ऊपर वाला रेफ है। इसके बाद और देखिए दर्प है ना, दर्प में भी आप लोग देखिए ना, जो ये दर्प है, ये दर्प उत्सर्पी और दर्प में भी देखिए ऊपर वाला रेफ है, तो हमारा यह भी घटित हो रहा है। अब देखिए नीचे वाले भी इसमें रेफ है, जैसे देखिए अंग्री घ्र में है और इधर प्र में है नीचे वाला रेफ। ठीक है, तो ये नीचे वाले भी रेफ हमको घटित हो रहे हैं, अर्थात यह इसमें परुषा वृत्ति है। आगे देखिए तुल्य वर्ण भी इसमें नजर आएंगे, तुल्य वर्ण जैसे कि उद्वृत्त है ना, यहाँ पर देखिए उद्वृत्त, वृत्त दिख रहा है यहाँ पे, वृत्त कृत्त है ना, तो यहाँ पर देखिए ये तुल्य वर्ण भी आए हैं, तो हमारा यह भी घटित हुआ। ठीक। इसमें कहीं कहीं पर यह सकार का और मूर्धन्य सकार का यह देखिए प्रयोग भी हुआ है, अर्थात देख रहे ना ये दोषणाम। तो इस प्रकार से हमारा इस सकार और सकार का भी घटित हो रहा है, और दीर्घ समास तो आपको ऐसे ही घटित हो रहा है, सब देख रहे पूरा दीर्घ ही समास है, लंबे लंबे समास है। बस ये वाला अक्षर हमें कुछ यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, एक नहीं मिला हमें, कोई बात नहीं, बाकी सब तो मिले। ठीक। तो ये सब जितने हैं मित्रों, सब ओज प्रकाशक वर्ण है, ये इनको लेकर के जो भी रचना की जाएगी वह सारी की सारी रचनाएं आपकी परुषा वृत्ति अर्थात गौड़ी रीति में मानी जाएंगी। तो अब तक तो हम लोग को ये सिद्ध कर लिए कि इसमें परुषा वृत्ति है और ये गौड़ी रीति है। ठीक। अब हम लोग इसमें एक चीज और घटा ले कि वृत्त्यानुप्रास कैसे है ना। अब यह वृत्त्यानुप्रास भी इसमें कैसे होगा, तो वृत्त्यानुप्रास में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है। तो देखिए यहां पर क्या हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर देखिए म की आवृत्ति एक बार, यहां पर देखिए ना म की आवृत्ति हुई है एक बार, दो बार, फिर आगे चलते हैं देखते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, यहां पर भी देखिए, यहां पर महिम नाम है ना 3 बार। इस प्रकार से हम देखते हैं एक वर्ण की आवृत्ति म की 1 2 3 4 5 बार आवृत्ति हो गई है। अब त की देखिए, यहां पर त 2 बार आया, फिर त 2 बार आया है, फिर त है, फिर त है ना। तो देखिए बार बार त आए हैं, यानी कि त की आवृत्ति भी कई बार हुई है ना। इसी प्रकार से आप यहाँ पर स को भी देख सकते हैं, ला को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैलाश उल्लास है ना,
तो यहाँ पर देखिए ला 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 की भी आवृत्ति कई बार हुई है। तो इस प्रकार से वृत्यानुप्रास तो वही होता है जहां हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि जहां पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है। तो इस प्रकार से इसमें वृत्यानुप्रास भी घट गया। और ये जो परुषा वृत्ति थी इसको भी हम लोगों ने अच्छे से लगभग समझ लिया, और यह ओज प्रकाशक वर्णों को भी समझ लिया। ठीक, अब हम लोग कोमला वृत्ति को समझते हैं और उसके उदाहरण को देखते हैं। तो आगे इसी वृत्यानुप्रास के अंतर्गत हम लोग कोमला वृत्ति को देखते हैं कि कोमला वृत्ति किसे कहते हैं। तो कोमला वृत्ति के लिए आचार्य मम्मट सूत्र संख्या 109 पर यह परिभाषा लिखते हैं, कोमला परहि। अब कोमला कहते हैं परहि अर्थात शेष को कोमला वृत्ति कहते हैं। अब कौन है शेष? तो कहते हैं कि माधुर्य, जो हम लोगों ने उपनागरिका वृत्ति में माधुर्य व्यंजक गुण पढ़े थे वह, तो माधुर्य व्यंजक वर्णों को छोड़ करके और उसके बाद जो हम लोग इस परुषा वृत्ति में जो ओज प्रकाशक वर्णों को पढ़े थे उनको, तो माधुर्य व्यंजक और ओज प्रकाशक गुणों से, व्यंजक वर्णों से जो शेष बच जाते हैं उससे युक्त कोमला वृत्ति होती है। सीधी सी बात। अब फिर से एक बार हम रिवीजन कर देना चाहेंगे। माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त उपनागरिका वृत्ति होती है, ओज प्रकाशक से युक्त परुषा वृत्ति होती है, और इन दोनों से परहि अर्थात जो शेष बच जाता है उससे युक्त कोमला वृत्ति होती है। और इसी को ही कुछ लोग ग्राम्यावृत्ति भी कहते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पूछ भी चुका है कि ग्राम्यावृत्ति किसे कहते हैं, या किसका उपनाम है, या कोमला का उपनाम क्या है, तो ग्राम्य है। यह पूछ भी चुका है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे हम लोग। अब इसका देखिए उदाहरण के रूप में यह देते हैं। यह उदाहरण हम लोगों को प्राप्त होता है काव्य प्रकाश में। अपसारय घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमलहि अलमलमालिहि इमृणालय रीति वदति दीवानिशं बाला। ये 358वां उदाहरण है। इसमें देखिए आपको न माधुर्य और ओज, इन दोनों से मिक्सचर अर्थात इन दोनों से हटके आप लोगों के सब वर्णन नजर आता होगा। तो आप लोग समझ लीजिए कि इसको हम कोमला वृत्ति कह ले या ग्राम्यावृत्ति कह ले। तो यह किसके शब्दों में होगा? उद्भट के। किसके शब्दों में? उद्भट के। अब यही यदि हम वामन के अनुसार देखेंगे, वामन के अनुसार, तो वामन के अनुसार इसको क्या कहेंगे? पांचाली रीति कहेंगे। कौन सी रीति कहेंगे? पांचाली रीति। तो ये जो श्लोक है पांचाली रीति का उदाहरण है, या फिर ग्राम्यावृत्ति या कोमला वृत्ति कह सकते हैं। अब इसमें एक चीज हम लोगों को और देखना है कि इसमें वृत्यानुप्रास कहां से घटित हो रहा है। वृत्यानुप्रास, तो वृत्यानुप्रास का तात्पर्य बार बार हम लोग यही कह रहे हैं, जहां पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो, एक बार नहीं अनेक बार हो, वृत्यानुप्रास। अब यहां पर देखिए सा सा है ना, 2 बार आवृत्ति हुई। अब देखिए र की, देखिए रा 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 रा, है ना। यहां पर र की आवृत्ति हम लोगों को 1 2 3 3 4 5 बार मिलती है। र की आवृत्ति, एक वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होगी हम लोगों को? 5 बार मिलती है। अब ल की आवृत्ति देख लीजिए, कमलहि, यहाँ पर ल, अल मल माली, यानी कि ला 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 ला, है ना। और फिर यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पर ल फिर, तो ल की आवृत्ति हम लोगों को कितनी बार प्राप्त हो जाती है? 6 बार, है ना, 1 से अधिक बार। तो एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वृत्यानुप्रास अलंकार। अब इसका थोड़ा सा अर्थ भी देख लेते हैं, छोटा है, सरल है, याद रहेगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बार बार पूछता है। एक सखी अपने दूसरी सखी से कह रही है कि अपसारय घनसारम, अपसारय दूर कर दो, घनसारम मतलब कपूर को, कपूर को दूर कर दो, और कुरु करो, कपूर को दूर करो, हारम दूरम, हारम दूर, और हार को भी दूर हटा दो, एव किम कमलहि, और कमल के, इन कमल के पत्तों से क्या लाभ मुझे? कोई लाभ नहीं। अर्थात उस जो सखी है, जो नायिका है, उसका जो शरीर है वह दाह ज्वर में, काम ज्वर में जल रहा है,
गर्म है उसको ठंडे करने के लिए सारे जो उपाय अपनाए जा रहे हैं, तो अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, इस कपूर को दूर कर दो, हार को दूर ही रहने दो, और ये जो कमल के पत्ते मुझ पर लगा रही हो इससे क्या लाभ है ना। फिर कहते हैं अलम मने रहने दो, और फिर अलमाली अर्थात सखी, हे सखी रहने दो तुम, ये मृणालय रीति, इन मृणालों का भी मुझ पर क्या काम है, इसको भी तुम रहने दो, मत लगाओ। वदत मने बोलती रहती है, दीवानी सम मने रात दिन, बाला मने वह नायिका या वह स्त्री, तो वह बाला रात दिन यही कहती रहती है कि दूर करो कपूर को, हार को भी दूर रहने दो, कमल को भी हटाओ, इससे कोई लाभ नहीं, इस मृणाल से भी कोई लाभ नहीं है, सखी इसको भी दूर करो। तो यहाँ पर मित्रों यह वृत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है, यह परीक्षा में पूछता है। अब आगे है कि आगे हम लोग लाटानुप्रास के बारे में भी चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, लेकिन वह 5 प्रकार का होता है, तो अब वह थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो उससे हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।